नमस्कार दोस्तों, शक्ति सर क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इजराइल ने जो कहा था वो करके दिखाया है। इजराइल ने पहले ही चेता दिया था ईरान को कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को बंद कर दे, और जो प्रॉक्सी के तहत उसने अनरेस्ट फैलाया हुआ है इजराइल के अंदर, उससे तौबा कर ले। ईरान नहीं माना, और इजराइल ने जो वादा किया था धुआं धुआं करने का ईरान को, वो वादा उसने पूरा करके भी दिखाया। लेकिन एक कमाल की बात यह है कि ऑपरेशन राइजिंग लॉयन जो ईरान के खिलाफ लॉन्च किया इजराइल ने, उसमें उसने बड़ी सटीकता से, बड़े ही प्रिसीजन के साथ में सारी मिलिट्री लीडरशिप को ख़त्म किया ईरान की, और बहुत ज़बरदस्त झटका पहुंचाया है। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे आखिर वो कौन से फैक्टर्स थे, कौन सी नीति रही इजराइल की जिसने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन को इतना सक्सेसफुल मुकाम दिया। और हम ये भी बात करेंगे क्या अमेरिका की इसमें कोई नीति रही, और इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद में क्या परिस्थितियां उभर रही है। और अब नई अपडेट इसमें यह है कि पाकिस्तान भी जो है ईरान के समर्थन में खड़ा हो गया है। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले कि आखिर राइजिंग लॉयन इतना सक्सेसफुल ऑपरेशन बना तो बना कैसे। देखिए दोस्तों, अमेरिका ने बहुत पहले ही ईरान को चेता दिया था कि उनके पास में 60 दिन का समय है, या तो वो न्यूक्लियर पर जो है समझौता कर ले अमेरिका से, नहीं तो फिर वो बहुत बुरे परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। अब इजराइल की सबसे बड़ी समस्या ईरान को लेकर के यही है कि अब भी उसने इतनी नाक में दम किया हुआ है, कल को अगर उसके पास में एटॉमिक वेपन्स आ गए तो वो ना सिर्फ इजराइल के लिए, पूरी दुनिया के लिए खतरा है। तो इजराइल का अपना कंसर्न है ईरान को लेकर के। तो 60 दिन का समय दिया था मिस्टर ट्रंप ने, और ईरान जो है इसी मुगालते में रहा, या यूं कहो इसी डिसेप्शन में रहा कि अभी बातचीत चल रही है, जो है डिस्कस चल रहा है ट्रंप महाशय के साथ में। तो एक डेट फिक्स हुई थी, उसी डेट को अमेरिका और इजराइल के बीच में बातचीत होनी थी। लेकिन उसके एक दिन पहले ही इजराइल ने बड़ा ज़बरदस्त हमला कर दिया, और ईरान के आसमान में इजरायली फाइटर जेट्स मंडराते रहे, बारूद बरसाते रहे। तो सवाल ये उठता है कि इजराइल के इस हमले में ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम क्या चिल मार के सो रहा था क्या? तो आज उसी की चर्चा करेंगे। तो दरअसल अमेरिका ने यहाँ पर ठीक वही नीति अपनाई थी जो नीति हम पहले देख चुके हैं कुछ समय पहले। आपको याद होगा, अमेरिका जो है यूक्रेन और रशिया के बीच सीज फायर करवाने के लिए पहुंचते हैं, और इसी सीज फायर के खेल में जो है बाद में यूक्रेन ने इतिहास का सबसे बड़ा हमला रशिया पर किया था, इसमें 4 बेस को उड़ा दिया था और 40 जो है एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचाया था। तो दरअसल इस हमले की सूचना ट्रंप को पहले से थी। तो यहाँ पर यही सवाल दोबारा उठता है, क्या इजराइल बिना अमेरिका की परमिशन या सहमति के ऐसा कुछ कर सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। इजराइल के हमले की पूरी जानकारी ट्रंप को थी, लेकिन यहाँ ट्रंप वही डिसेप्शन वाला कार्ड खेल रहे थे जो उन्होंने रशिया के साथ में खेला था। तो ये तो सिरे से खारिज होने वाली बात है कि दरअसल ट्रंप को इसका पता नहीं था। ट्रंप प्रशासन को पूरी जानकारी थी इजराइल के इस मास्टर प्लान की। अब सवाल ये आता है कि आखिर इतनी सटीकता के साथ में किस तरह से अंजाम दिया ऑपरेशन राइजिंग लॉयन को। देखिए, यूक्रेन ने जो रशिया पर हमला किया था, स्पाइडर वेब एक ऑपरेशन चलाया था रूस के खिलाफ में, और इस हमले को जिस तरह से उसने अंजाम दिया था वाकई में काबिल तारीफ था। हजारों किलोमीटर जो है रशिया के अंदर घुस करके जिस प्रिसीजन के साथ में उसने जो है रशिया के बेसिस को उड़ाया था, वो वाकई में एक सबक है, एक चैप्टर है, एक टेम्पलेट है ये दूसरे देशों या दूसरे मिलिट्री ऑपरेशंस करने वाले लोगों के लिए कि अगर प्रिसीजन अटैक करना हो तो कैसे करना है। तो मोसाद के नुमाइंदे इजराइल के अंदर बहुत पहले से हैं, जब से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है वो वहीं पर है, और लोकल्स के बीच में बड़े घुल मिल गए हैं।
पता ही नहीं चलता कौन मोसाद का एजेंट है और कौन लोकल ईरानी। तो ये जो स्पाइडर वेब नाम का ऑपरेशन यूक्रेन ने किया था, उसकी डीप स्टडी मोसाद ने करी और उसी की तर्ज पर उन्होंने जो है ईरान के अंदर कुछ व्हीकल्स स्मगल्ड करवाए, जिनके अंदर अत्याधुनिक हथियार थे, ड्रोन्स थे, और उन सब के सब व्हीकल्स को उन्होंने ईरान के उन स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर जो है डिप्लॉय किया सीक्रेटली, जहां पर से ईरान रिटेलिएट करता जब इजराइल के जेट्स हमला करने आते। कि उनकी प्लानिंग पहले से थी कि जब इजराइल हमला करेगा तो ईरान जो है जवाबी कार्रवाई करेगा। तो कहां कहां पर इनके एयर डिफेंस सिस्टम है, कहां कहां पर से ये मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं, सारे के सारे स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर उन्होंने अपने उन व्हीकल्स को डिप्लॉय किया सीक्रेटली। और जब ईरान के ऊपर इजराइल ने हमला किया था, तो इससे पहले कि एडी एक्टिवेट होकर के इजरायली फाइटर जेट्स को गिरा पाता, उससे पहले ही मोसाद के डिप्लॉय करे हुए उन व्हीकल्स से निकले ड्रोन्स ने और मिसाइल्स ने जो है काम तमाम कर दिया ईरानी डिफेंस सिस्टम का। इसी बीच जो है एक सेंटिमेंटल कार्ड और खेल रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है एक स्पीच देते हैं, उस स्पीच में वो अपील कर रहे हैं एक्चुअली सीधे ईरानियन लोगों से कि दरअसल अभी भी उनके पास में मौका है, क्योंकि अभी इजराइल ने जो अटैक किया था उससे ब्रूटल अटैक वो करने वाला है। तो अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है, ईरान अगर चाहे तो अभी भी वार्ता की टेबल पर आ सकता है और उस ईरानियन एम्पायर की लेगेसी को ख़त्म होने से बचा सकता है, जो अब की बार होने वाले इजराइल के अटैक्स में पूरी तरह से ख़त्म हो सकती है। तो यहाँ पर उन्होंने जो है ईरान के रहने वाले लोगों को जो है विद्रोह करने के लिए जो है उकसाने की कोशिश करी। अब उनका प्रयास कितना सफल होता है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा दोस्तों। लेकिन इजराइल के हमले के जस्ट बाद में जो है ईरान ने भी ट्रू प्रॉमिस 3 करके ऑपरेशन लॉन्च किया और ईरान की मिसाइलों से भी जो है इजराइल दहल गया। अब सवाल ये उठता है, क्या इजराइल का आयरन डोम अब चिल मार के सो रहा था क्या? तो जितनी मिसाइलें ईरान ने मारी सब तो हिट नहीं हुई, लेकिन मोस्टली हिट हुई है और वहां पर नुकसान की भी खबरें हैं। अब दोनों आईडीएफ और ईरानियन जो गवर्नमेंट है वो अपने अपने दावे कर रही है नुकसान के एक दूसरे के। अब इन दावों में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा दोस्तों। अब अगर हालात और थोड़े से बिगड़ते हैं तो क्या स्थितियां जो है बन सकती हैं। देखिए, कुछ टैक्टिकल स्ट्रेटजिक ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। मिडिल ईस्ट में ही जो है अमेरिका का थर्ड टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम ये डिप्लॉय है। ये जो थर्ड है किसी भी मिसाइल को इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय करने में केपेबल है, चाहे वो कहीं से भी चली हो, ईरान के किसी भी इलाके से चली हो। इसके अलावा पुख्ता खबर ये है कि थॉमस हंडर भी डिप्लॉय हो रहा है ईस्ट मेडिटेरेनियन सी में। यूएसएस एयरक्राफ्ट कैरियर कार्ल विल्सन ऑलरेडी अरब सागर में तैनात है। यूएसएस कैरियर निमित्ज अभी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में तैनात है, लेकिन अगर इसे ऑर्डर्स मिलते हैं तो ये भी जो है डिप्लॉय हो सकता है इस क्षेत्र में, इस वॉर जोन में। तो यूएसएस वॉशिंगटन एक और जो जहाज जो है वो जापान के पोर्ट से ऑलरेडी जो है रवाना हो चुका है। तो अगर हालात बिगड़ते हैं तो यूएस जो है खुल के सपोर्ट में आ जाएगा और अमेरिका की इसमें भूमिका एक्सपोज होने पर अमेरिका को ये डर सता रहा है कि अब ईरान जो है बदले की कार्यवाही करेगा अमेरिकी ठिकानों के ऊपर भी। वो अमेरिकी ठिकाने जो मिडिल ईस्ट में है, और मिडिल ईस्ट का सीन ये है कि अभी अभी डोनाल्ड ट्रंप यहाँ से अच्छी खासी उगाही करके लेके गए हैं। तो अगर यहाँ पर उसके ठिकानों पर हमला हुआ तो बड़ी समस्या हो जाएगी डोनाल्ड ट्रंप को और उसकी नीति को। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत कड़े शब्दों में ईरान को चेताया है कि अगर उसने मिडिल ईस्ट में या अमेरिका के किसी भी ठिकाने पर हमला करने की कोशिश करी तो जो है उसे पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा और उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा।
तो जो एलिमेंट ऑफ डिसेप्शन का इस्तेमाल बार बार कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, इसका इस्तेमाल सबसे पहले भारत ने किया था। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जो है पाकिस्तान को इसी मुगालते में रखा कि मॉक ड्रिल कर रहे हैं और वो चिल मार के सो रहे थे। जब वो सो रहे थे तो सोते सोते ही उन मिलिटेंट्स को जन्नत में हूरों के पास में पहुंचा दिया था। इसी तरह का एलिमेंट ऑफ डिसेप्शन जो है ट्रंप ने रशिया यूक्रेन की वॉर के बीच में दिखाया था, और फिर उसी डिसेप्शन की आड़ में जो है यूक्रेन ने सबसे बड़ा हमला किया था रशिया के ऊपर। इसी एलिमेंट ऑफ डिसेप्शन के चलते ईरान पागल हो गया। ईरान जो है मुगालते में रहा कि अभी तो बातचीत चल रही है, नेगोशिएशन चल रही है, और उसी की आड़ में जो है इजराइल ने अपना काम कर दिया। अब लेटेस्ट अपडेट दोस्तों इसमें यह है कि ईरान और इजराइल की इस लड़ाई में पाकिस्तान भी कूद पड़ा है। जी हाँ, ये वही पाकिस्तान है जिसको ट्रंप ने अभी लेटेस्ट अपने आर्मी डे परेड में न्योता दिया था। कई लोगों को ऐसा लगा था कि ट्रंप जो है किस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, भारत को न्योता नहीं दिया, आसिफ मुनीर को इनविटेशन दिया। इसके पीछे जो क्रोनोलॉजी है वो ये है कि दरअसल वो पाकिस्तान का इस्तेमाल करना चाहते हैं ईरान के अगेंस्ट में। अगर वॉर थोड़ी और स्केल पर छिड़ती है, थोड़ी बढ़ती है, तो अमेरिका पाकिस्तान का ऐसा बेस इस्तेमाल कर सकता है जो उसने पहले भी किया हुआ है जब उसने ओसामा के अलकायदा के अगेंस्ट में ऑपरेशन चलाए थे। तो बेस पाकिस्तान ही था। पाकिस्तान यहाँ बड़ी दुविधा में है कि उसने जो है अनाउंस तो कर दिया है। आसिफ मुनीर ने सारे इस्लामिक राष्ट्रों से अपील करी है कि वो इस्लाम के झंडे के नीचे एक हो जाए और अपने डिफरेंसेस भुला करके एक कॉमन एनिमी इजराइल को खत्म करे। अब धर्म के नाम पर की गई इस अपील से कई मुस्लिम मुल्क जो है थोड़े से शॉक्ड हैं कि पाकिस्तान जैसा दो कौड़ी का मुल्क है जो खुद अपने देश में शियाओं का कत्ल करता है, पैसे लेकर के मर्सनरीज की तरह अफगानिस्तान में हमले करवाता है, पैसे लेकर के ही चीन के द्वारा उइगर मुसलमानों पर हो रहे उस अमानवीय घृणित अत्याचार तक वो चिल मार देता है। और वही पाकिस्तान शिया बहुल वाले देश ईरान के साथ में जाकर के खड़ा हो गया है। दरअसल पाकिस्तान का असली डर है भारत। तो ये सारा कॉन्फ्लिक्ट जो है दोस्तों एक चीज के ऊपर शुरू हुआ है और वो है न्यूक्लियर, क्योंकि ईरान न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहा था। और इजराइल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि अगर इसने न्यूक्लियर हथियार बना लिए तो पहले ही नाक में दम किया हुआ है, पूरी दुनिया की नाक में दम कर देगा। अब ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है और इसी बीच इजराइल से उसका जो है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। पाकिस्तान ऑलरेडी न्यूक्लियर वॉरहेड बना चुका है, इसके बावजूद भारत ने इस चीज की परवाह ना करते हुए ऑपरेशन सिंदूर में उसकी ऐसी तैसी कर दी। तो पाकिस्तान का डर यह है कि अगर इजराइल जो है न्यूक्लियर थ्रेट को सामने रख करके ईरान की बज्जी ले सकता है, तो भारत भी इसी चीज को सुप्रीम मान करके पाकिस्तान की बज्जी लेने में देर नहीं लगाएगा। तो इसी बज्जी लगने के डर से जो है पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है, फड़फड़ाया हुआ है और उसे मुस्लिम ब्रदरहुड याद आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न ये भी है कि अगर ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के ठिकानों पर हमला कर दिया, तो अगर मान लीजिए किसी वजह से या किसी कारण से सारे के सारे मुस्लिम कंट्रीज एक हो गए, यानी कि मुस्लिम ब्रदरहुड अगर एक हो गया, तो दोस्तों इस जंग से जो थर्ड वर्ल्ड वॉर की आहट हमें सुनाई दे रही है वो सच साबित हो जाएगी और दुनिया विनाश के मुहाने पर आ जाएगी। क्योंकि और किसी का तो पता नहीं न्यूक्लियर हथियार चलाए नहीं चलाए, पाकिस्तान जरूर चलाएगा। क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी आर्मी के लोग हैं, वहाँ की जो सेना है, उनको धरती से मतलब ही नहीं है। उनको तो जन्नत की हूरों के पास में जाना है और जो धरती और धरती के रहने वालों की फिक्र ही नहीं करता, तो उसे क्या ही फर्क पड़ता है भला धरती रेडिएशन से रहने लायक रहे या ना रहे। तो दोस्तों आपकी क्या राय है? क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी या मुस्लिम ब्रदरहुड वापस से वैसे उठेगा जैसा कभी था? तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको हमारा सेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए,
मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।